इसी पेज में बता देता हूँ, ठीक है ना, अलग से पेज क्यों लेता हूँ। आप लोग इसका फोटो भी करवा लेना, ठीक है, अच्छे से लिखा हूँ, इतना खराब नहीं लिखा। देखिए स्टार्ट। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, हमको इसकी नीड क्यों पड़ी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत कहाँ से पड़ी बताइए, आप क्या लगता है, कब से, कोई याद है आपको? सबसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल में? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसी के बाद समस्याओं को प्लस दूर करने के लिए। हाँ तो क्या बना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, क्या बना? कोलैबोरेशन करने के लिए 1919 लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बना 1919 में, ठीक है। जब लीग ऑफ नेशन बना तो फिर सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ? क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं रहा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है लीग ऑफ नेशन का, क्यों इफेक्टिव नहीं रहा? कि उसमें एक वो था कि कोई भी जो डिस्कशन है, जो भी लेना है, आउटपुट जो उसका होगा वो सबकी सहमति से होगा, और जो वो हो नहीं पाया, कंसेंशन के थ्रू डिसीजन लिए जाएंगे। तो क्यों नहीं हो पाया जब कंसेंसस अच्छी चीज़ नो, है? तो कंट्रीज उस समय एक दूसरे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब जैसे जर्मनी है, उसके ऊपर इतने सारे बैन थे, मतलब इतने सारे बैन थे कि यानी वो जानते cooperate क्या नहीं है, उसमें का सबसे मेजर पावर कौन था? सबसे मेजर पावर कौन था वर्ल्ड का उस समय? वही यूएसए। और यूएसए Conflict। खुद इसको साइन नहीं किया था लीग ऑफ नेशन को। कर। Yes। तो ये जो क्या हुआ, फेल हो गया। लेकिन आपको पता है लीग ऑफ नेशन ने क्या, लीग ऑफ नेशन ने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया था। कौन सी? जो भी एग्जिस्ट करती है। ILO। हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीग ऑफ नेशन से आया है ये। फिर देखिए लीग ऑफ नेशन बन गया, इसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है ना, एक फिर से एक बार इंटरनेशनल लेवल में बोला गया कि नहीं, कोई और बनाओ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन। 45। उन्होंने बोला जो है ना कि एक वर्ल्ड पीस के जो है ना एक बनाओ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्ल्ड का पीस हो, डेवलपमेंट हो, 1945 में। तो इसके जो है ना कई सारे स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन हैं, राइट। जैसे मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरियाट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, मतलब 5-6 हैं, ठीक ना। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक का हेडक्वार्टर जो है ना न्यूयॉर्क में नहीं है। कौन सा है वो? ICJ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर जो है ना, नीदरलैंड। हाँ, नीदरलैंड में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको पता ही है वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो जो छोटे मोटे पावर थे क्या हो गए, कमजोर हो गए। केवल 2 पावर इमर्ज हुए वर्ल्ड में, एक यूएसए और यूएसएसआर, जिससे कारण क्या हुआ, कोल्ड वार। और उस कोल्ड वार से बचने के लिए इंडिया ने क्या इनिशिएट किया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट 1961। ये मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊंगा, जब चीज़ें मतलब ऑर्डर में है। तो ये जो है ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है ना सबसे मेजर पर्पस क्या था, मतलब व्हाट वाज द बेसिक थीम, किस पर बेस्ड था ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है? वीक कंट्री जो है कहीं ना कहीं उनको अपने साथ जोड़ के उनको सहायता करना, यही पर्पस था। सहायता करना तो कोई वही नहीं था, मतलब ना ही यूएस को सपोर्ट करना, ना ही यूएसएसआर को सपोर्ट। एक वर्ड में बोले तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये जो है ना पैसे पूछ चुका है थी एक बार कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मेजरली फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट इज द नाम। तो ये इम्पोर्टेंट है, जानते क्या, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटर हाँ, इन्हें गवर्नमेंट नहीं है ये कंट्री। हाँ, ये गवर्नमेंट नहीं है ना, तो वाई मतलब इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है। अच्छा, इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है केवल ये, मतलब कंट्री टू कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नहीं तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कंट्री एंड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल मैटर में, Okay. और इसमें पॉलिटिकल मैटर में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें इकोनॉमिक है, और इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना पार्टिसिपेट कर सकता है इंडिया के साइड से, ये होता है डिफरेंस।
तो ये गवर्नमेंटल नहीं, ध्यान रखिएगा, ये इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कितने मेंबर इसमें? नाम में आई थिंक इसमें जो है ऑलमोस्ट 120 मेंबर हैं। ओके 120। 120 मेंबर हैं। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है चाइना मेंबर नहीं है। सो दिस इज द यस व्हाट है, मेन पॉइंट। हाँ, चाइना मेंबर नहीं है इसका नाम का, चाइना केवल ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसके बाद जानते क्या है, इसके बाद जानते क्या है, आता है नाटो। नाटो में ये कहा गया कि यार ये जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो यूएसए जो है ना, बोला कि यार जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है ना, वो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग एक बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। किसको कंट्रोल करने के लिए? यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए, रशिया को कंट्रोल करने के लिए। कुछ कम्युनिस्ट कंट्री वाले। हाँ, तो ये आया नाटो। तो नाटो इसके लिए 1949 में आता, 1949 में। तो ये जो है ना कलेक्टिव डिफेंस पे बेस है, मतलब कि कलेक्टिव डिफेंस करना है, एक पर आक्रमण यानी सब पे आक्रमण। ये जो है ना इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। यस मिलिट्री। हाँ, मिलिट्री अलायंस है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स मतलब ब्राजील, सॉरी उसका कंट्री है एक, क्या नाम, ब्रुसेल्स ही नाम है आई थिंक। ब्रसेल्स तो सिटी का नाम है, कंट्री कौन सी है? ब्रुसेल्स ही है। ब्रसेल्स तो सिटी का नाम है, कंट्री कौन सी है? ब्रसेल्स कहाँ है महाराज? यूरोप में। यूरोप में सबको पता है, यूरोप में कहाँ? मुझे नाम इसकी, बेल्जियम। यस बेल्जियम, मैं वही बोलना चाहती, ब्राजील निकल गया, बेल्जियम। अच्छा, नाम का हेडक्वार्टर मैंने नहीं बताया। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई सच ऐसा कोई क्या कहते हैं, कोई ट्रीटी बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका हेडक्वार्टर है ऐसा। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बस मिल के बात करते हैं फिक्स कोई टाइम पीरियड नहीं है कब मीटिंग में कब हाँ। होगी। अच्छा, जैसे वो है क्वाड, उसका भी तो कोई हेडक्वार्टर नहीं है। नहीं है। नहीं, कोई- बहुत सारी हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जानते क्या है, आप लोग G7 का नाम सुने होंगे। यस। G7, हम्म, तो ये क्या शुरू से G7 कंट्री था? कभी कभी बैकग्राउंड पूछ देता है। हम्म, शुरू से G7 था क्या? नहीं, ये शुरू में G6 था। हम्म, अच्छा, ये बताइए G7 में चाइना है क्या? G7 में चाइना, नहीं, इंडिया, नो, नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, आप 3 कंट्री का हमेशा ध्यान रखना है। उसमें इंडिया है कि नहीं, चाइना है कि नहीं, और पाकिस्तान है कि नहीं। यूपीएससी इन 3 कंट्री पे ज़्यादा ध्यान देता है। ये चाइना पाकिस्तान। हाँ, अब जैसे देखिए G7 में तीनों कंट्री नहीं है, क्योंकि वो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री का ग्रुप है। तो चाइना क्यों नहीं? चाइना तो डेवलप्ड है। नहीं तो चाइना, क्योंकि वो काउंटर करता रहती है यूएस वगैरह को, मतलब उसे पड़ती नहीं है। तो वो तो उसमें भी काउंटर करता है चाइना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें क्यों चाइना है? नहीं, वो जब ऐड हुआ था उस समय चाइना अच्छा दोस्त है यूएस का। ताइवान पहले था, तो जब चाइना उसका साथ दिया तो चाइना का नाम डाल दिया ताइवान की जगह। चाइना का नाम डाल दिया, मतलब पहले इसकी कहानी है कि चाइना अब हाँ, वो नाम समझ हो में गया। आ गया। Yes। मतलब तो फिर G20 में क्यों है चाइना? G20 तो बहुत सारे उसमें चाइना, अब हर जगह यही फिलॉसफी नहीं लगेगी, वो तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन उसके हिसाब से फ्रेंडशिप। वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन में कहा गया देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड। टेल मी व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ G7? G7 सबसे बड़ा मेजर रीजन क्या था G7 के फॉर्मेशन के पीछे का, बताइए यार। G7 का नाम सुने आप लोग यार? हाँ सुना है, कंट्री भी रटे थे। मुझे G20 याद आ रहा है। जानते क्या है? 1975 में आया था मुझे डेट ही नहीं याद आ रही। ऑयल क्राइसिस यस। पूरे वर्ल्ड लेवल में। तो ये जो डेवलप कंट्री है ना, इन्होंने प्लान बनाया इसमें। अच्छा, इसमें जापान है क्या? यस। जिस G7 में रसिया? हाँ, रसिया है। गलत, रशिया नहीं है। G7 में रसिया नहीं है। हाँ तो फिर बताइए कौन कौन सी कंट्री होंगी इसमें?
अगर रसिया भी नहीं है तो? यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, और फ्रांस, और ये 6 हुए। यूके। एशिया से केवल जापान है, बाकी यूरोप की 4 कंट्री यूरोप से हो गई, 1 कंट्री एशिया से, 2 कंट्री नॉर्थ अमेरिका से। 4 तो 6 एक साथ। तो पहले 6 कौन थे? जब पहले 6 थी ना तो ये नहीं था। कौन 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 हटेगा? कनाडा। कनाडा नहीं था पहले, अच्छा। फिर यूएसए ने कनाडा को ऐड करवाया तो G7 बन गई है। फिर बाद में रसिया को ऐड किया तो G8 हो गया। फिर हटा लेकिन दिया। जब रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया 2014 में 14 तो उसको फिर से हटा दिया गया, तो इसमें G7 है। G8 से G7 फिर से बन गया। ये इसकी स्टोरी है। क्राइसिस। फिर आता है G20। अच्छा, G20 क्यों आया? इसके पीछे कहते हैं कि हर ऐसे के पीछे एक रीजन होता है। क्या रीजन है? ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस 1999। कहाँ आया था? कहाँ आया था? हाँ, वर्ल्ड में? यस, गलत। आप बताइए। द मिडिल ईस्ट एशिया। नहीं, मिडिल एशिया में तो और Oil- क्राइसिस आया oil था। था। यूएसए में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, एशिया में एशिया, यस। फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है महाराज। और ऐसे कौन से फ्रेम करेगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फ्रेम्ड ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड इन द वर्ल्ड। लोग कहते हैं सही है, एशिया में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फिर ये देखिए, फिर ये कंट्री क्या बोलेंगी? ये कंट्री ने प्लान बनाया कि यार G7 तो है ही जिसमें डेवलप कंट्री हैं, तो हम लोग भी बनाते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन, चाइना और इंडिया लोग सब मिलके है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है ना हम लोग बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें और सारी कंट्री हों, तो फिर बना G20। तो ये इसकी कहानी है, 1999 में आया था। तो ये है। अच्छा, ये G77 भी आता है कभी कभी न्यूज़ में, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें कितनी कंट्री होगी? 77 तो नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। पहले G77 शुरू में था, अब ऐड हो गई हैं वो। राइट नाउ देयर आर 134 कंट्रीज। अच्छा। हाँ, ये 1964 में बना था। और ये जो है क्या ना, काम है इसका? इसका साथ ज़्यादा टारगेट क्या है? साउथ साउथ कोऑपरेशन। Yes. मतलब कि इसमें डेवलपिंग कंट्री केवल, डेवलप्ड नहीं है। हाँ, इसमें इंडिया होगा क्या? यस। चाइना? नो। डेवलप कंट्री है ना। पाकिस्तान? हाँ, यस। तो चाइना क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाइना जो है वो एक खुद ही मतलब इट इज ऑलमोस्ट अ डेवलप्ड कंट्री। नहीं, ये रीजन नहीं है। ये रीजन नहीं कि चाइना इसमें नहीं है। चाइना 1964 में डेवलप्ड नहीं था, 64 की बात कर रहा हूँ मैं। चाइना 2000 के बाद डेवलप किया है, रसिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका हेडक्वार्टर भी है, जबकि G7 G20 दोनों का हेडक्वार्टर कहीं नहीं था, इसका हेडक्वार्टर भी है जेनेवा में। ओके। क्यों हेडक्वार्टर नहीं है दोनों का उसे? G7 G20 का क्यों नहीं है? इससे कोई फिक्स नहीं ना, इस काइंड ऑफ ये सेक्रेटरियाट है ना, कई मीटिंग इसकी हो जाती है, इसलिए हेडक्वार्टर उसका होता है जो कोई फिक्स हो। इनका फिक्स नहीं था, G7 G20 का फिक्स नहीं है ना, ये रोटेट होता रहता है इनका मतलब मीटिंग, इसलिए। और हेडक्वार्टर उसका वहाँ होता है जहाँ हर साल वही मीटिंग होनी है, उसका हेडक्वार्टर होता है। अब G20 का अभी इंडिया में हुआ, अगले साल कहीं और होगा, इसलिए इनका नहीं होता। इसमें चाइना नहीं है, इसमें इंडिया है। क्यों नहीं है चाइना? चाइना इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय जो है इंडिया चाइना का वार हुआ था, और इंडिया जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव था G77 का, तो इसलिए वो लोग चाइना और इंडिया कैसे एक साथ हो सकते हैं। फिर आज G24, इसमें 24 कंट्री हैं। ये बेसिकली इकोनॉमिक के लिए लाया गया था, ये ज़्यादा फेमस नहीं है। G24 बहुत कम फेमस है, बस ये नहीं कि इकोनॉमिक के लिए बेसिकली लाया गया था ये। फिर तो आपको पता है कौन आएगा, ब्रिक्स,
शुरू में साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में ऐड किया गया 2010 में के आसपास, 2001 में बना था ये, ठीक ना। तो ये जो है अब पीसी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिक्स क्यों लाया गया आपको पता है यार, क्यों लाया गया डेवलप कंट्री को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे कि किसमें, वर्ल्ड बैंक में, IMF में। तो फिर चाइना इंडिया ने बोला कि नहीं, हम लोग का भी जो है ना एक होना चाहिए यार। तो इसलिए जो है ना इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है कि केवल इधर की कंट्री हैं। तो क्या है ना कि जो है ना IMF और वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए इन्होंने लाया NDP, न्यू डेवलपमेंट बैंक। वो ADP एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें तो खुद USA है। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक लाया गया, ये बेसिकली काउंटर करने के लिए किसको, IMF और वर्ल्ड बैंक को। ये इम्पोर्टेंट है, हाँ वही वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करने के लिए आते हैं। तो UPSC ऐसा पूछेगा दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये है ब्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें ये यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है यूरोपियन यूनियन। तो इसमें आपको पता है ब्रिटेन बाहर हो चुका है, तो 27 कंट्री इसमें हैं, ठीक ना। 1993 में बना था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, अभी जिसका हेडक्वार्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हाँ ब्रसल्स, इसका भी हेडक्वार्टर वहीं है जहाँ जिसका वहाँ था नाटो का, ठीक ना। फिर आता है आसियान, अपना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक ना। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या था आसियान लाने का, मेन पर बताइए। आसियान तो मतलब सुनते रहते हैं, आसियान क्या है बताइए। इसमें 10 कंट्री है, 1967 में बना था, है ना। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे सकता है कि कौन सा ऐसा कितने बात बनी है, इसलिए मैंने ऐसा इसको लिख दिया है। आपने इसको फोटो भी करवा लेना है, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, अपने नोट से पूरा उसको समराइज करके एक साथ 3 पेज में। बताइए आसियान क्यों आया, न्यूज़पेपर में रोज़ हाईलाइट रहता है वो। साउथ ईस्ट एशिया के डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल गलत है। ये केवल किताब में अच्छा लगता है, मेन पर्पज दूसरा था। जानते क्यों, जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, तो ये जो है ना इंडिया से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया ना, वो बोला कि जो है ना लुक ईस्ट तुम्हारे पास है ही, उन्होंने एक टेस्ट लाओ, होता ना एक टेस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की। तो बोला कि ये जो साउथ एशियन की जो कुछ कंट्री है ना, उनको इंटीग्रेट करो, वो लागे आसियान। इसमें इंडिया मेंबर है आसियान में, नो। सोचिए, खुद इंडिया इसके पीछे का वो था और खुद इंडिया इसके मेंबर नहीं है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये आया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आया सार्क, साउथ एशियन। जानते हैं सार्क क्यों ला गया है, तो इसका मेन पर्पज़ क्या था। आप लोग जो है ना इसका मेन पर्पज़ जो है ना जान के जो थोड़ा सा ऐसे में पड़ जाएंगे, इसका मेन पर्पज़ क्या था आने का, बताइए। ये सारे तो सुनते रहते हैं आप लोग यार। ब्रिक्स जो सार्क लाने का यही पर्पज़ था, कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन किया जाए। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, जानते हैं मेन पर्पज़ क्या था फिलोसफी इसकी बिहाइंड को, जानते हैं इसका जनक कौन था सार्क का, कौन, वो द फादर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बांग्लादेश का था प्राइम मिनिस्टर, ढाका का। अब जानते क्यों, इंडिया को काउंटर करने के लिए लाया गया था। सोचिए कितनी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया को काउंटर करने के लिए सार्क लाया गया है, लेकिन खुद इंडिया इसका मेंबर बन गया। और जब इंडिया बन गया तो फिर पाकिस्तान तो आएगा ही, तो यानी फिर 8 कंट्री हो गई इसमें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बांग्लादेश, काठमांडू में है। अच्छा हाँ, नेपाल में 1985 में बना था। बिमस्टेक का है ढाका में, सॉरी वो ढाका। अच्छा, बिमस्टेक पे क्यों लाया गया, जब सार्क ऑलरेडी था तो सार्क काम नहीं कर रहा था। हाँ, अल्टरनेटिव टू सार्क है, चूँकि इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों हैं, वो दोनों काम नहीं करने दे रहा था। तो फिर जो है ना इंडिया ने जो है ना बोला कि नहीं बिमस्टेक लाओ यार, लाओ बिमस्टेक। हाँ, अच्छा तो ये बताइए इसमें पाकिस्तान के स्थान पे कौन सी कंट्री आई होगी, चूँकि पाकिस्तान को हटाया गया वहाँ से, तो इसमें कौन सी कंट्री ऐड हुई होगी बताइए। अफगानिस्तान यार, तो नहीं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग कंट्री यहाँ रहेंगे, म्यांमार, थाईलैंड,
म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान तो है, ये नेपाल भी है, इंडिया भी है, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया भी हो सकता है। श्रीलंका, मालदीव। मलेशिया इसमें क्या करेगा यार, बी मिस्टेक में 7 कंट्री हैं इसमें। 7 कंट्री है। मलेशिया तो उसमें है, आसियान में। अच्छा, आसियान में म्यांमार है क्या? आसियान में एसोसिएशन साउथ ईस्ट। हाँ, म्यांमार होना चाहिए। सार्क में नहीं है म्यांमार, बिम्स्टेक अच्छा। में भी है, आसियान में भी है। हाँ, अब बी मिस्टेक में मतलब जो है श्रीलंका है, यस। और सार्क में श्रीलंका नो, गलत। उसमें भी है श्रीलंका। तो फिर कहाँ से 8 कंट्री होगी, श्रीलंका नहीं होगी तो बताइए। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। 8 नहीं, अभी 7 ही हुई है। 6 ही हुए अभी। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर की 3 हो गई। चलते हैं इधर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 6 हुई। श्रीलंका 7, मालदीव। मालदीव कहाँ से होगा यार? तो कौन है? 7, और एक यहाँ पे कोई कंट्री छोटी सी बच रही क्या? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, 3 कंट्री यहाँ हो गई, 3 6, एक श्रीलंका 7, एक कंट्री कौन सी है यार? म्यांमार तो नहीं है, नहीं म्यांमार इसमें नहीं होना चाहिए यार। म्यांमार नहीं, मालदीव थोड़ा कीजिए गूगल, 7 कंट्री डालिए जल्दी से। मालदीव है, मालदीव ही हो सकता है मेरे हिसाब से फिर। साउथ एशिया, क्योंकि म्यांमार तो पक्का नहीं है, वो तो ईस्ट एशिया में आता है। मालदीव है। नहीं ना, मालदीव ही ओके, है। मतलब बिम्स्टेक में भी मालदीव, श्रीलंका और सार्क में भी। तो ये है, तो यह 1997 में भी मिस्टेक। फिर आता है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके लाने क्या 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 रीजन था यार? जब हमारे पास ब्रिक्स ऑलरेडी था, फिर ये एससीओ क्यों लाया गया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? काउंटर ऑफ टेररिज्म के लिए। इसका एक उद्देश्य है टेररिज्म। केवल एक ही उद्देश्य? अरे मतलब बहुत सारे हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका बीजिंग में है। बीजिंग। शंघाई। बीजिंग में। इसमें करंटली कितने मेंबर हैं? इसमें है 6। क्या महाराज, कितने मेंबर 8 हैं करंटली? 10 होंगे आसपास। नहीं तो ज़्यादा होगी। किसी का सही नहीं, 9। 9 है? अभी ईरान रिसेंट अरे में हाँ, बना अभी है। रिसेंट पिछले साल ऐड हुआ है। हाँ। नहीं हाँ, तो मैं पुराना 8 बोल रही थी। तो इसमें जो है ना, ये शुरू में 5 थी केवल, चाइना, रसिया, और तीन जो है ना ये यहाँ की थे, सेंट्रल एशिया की। हाँ। फिर जो है ना एक मीटिंग हुई 2017 के आसपास आई थिंक, तो इसमें इंडिया जुड़ा। जहाँ इंडिया जुड़ा तो पाकिस्तान भी जुड़ गया, मतलब जहाँ इंडिया जाके पाकिस्तान वहाँ जरूर आएगा। तो फिर ये हो गई 8 है, ठीक ना। फिर जो है ना अभी ईरान पिछले साल जुड़ गया है, तो इसमें 9 कंट्री हैं इसमें। और जानते हो ये क्यों ला गया है? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ठीक है। जो नाटो है ना, तो वो वेस्टर्न का नाटो है, तो ये बोला कि नहीं मैं एशियन का एक नाटो बनाऊंगा। तो फिर इंडिया चाइना सब मिलकर जो है ना एशियन नाटो, तो ये एससीओ जो है ना, ये जो है ना इम्पोर्टेंट एशियन नाटो है। देखिए ये, हाँ, इसको एशियन का नाटो बोलते हैं, मतलब एशिया की नाटो, मतलब जो एशिया है ना उसका नाटो, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ऊपर ऐसा कुछ पूछ सकता है कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज एशियन नाटो, दैट इज एससीओ। लेकिन सर नाटो तो मिलिट्री अलायंस है और एशिया काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस ही तो है टेररिज्म के खिलाफ। टेररिज्म के खिलाफ ही तो बोले, तो टेररिज्म के खिलाफ लाया गया था। हाँ, रैट्स उसका एक हाँ, लाइन है। मतलब ये फिलोसफिकल लाइन है कि एशियन नाटो है, ऐसा नहीं कि मतलब कि एशियन नाटो, फिलोसफिकल मतलब कि आता है ना, जो मेरे ऑप्शनल में है, इसे बता रहा हूँ। तो ये जो है ना ऐसा है। देखिए ये था, ये एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल यूनिक है। किस सेंस में? थोड़ा दिमाग लगाइए, किस सेंस में बिल्कुल यूनिक है? अभी तक जो भी पढ़े हैं ना, सबसे यूनिक है ये। इसमें एक चीज है, थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो है ना, ये एक चीज को सिग्निफाई करती है। अगर एससीओ लॉन्ग टर्म तक वर्क करती रही ना, तो एक चीज को सिग्निफाई करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे यूनिक है। एशिया की पावरफुल कंट्रीज
नहीं यार, ये तो जनरल चीज़ है यार। अरे तो बहुत सारी हैं, ये वो तो उसमें भी है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी तो है वो। मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहीं कहीं कह सकते हैं इसमें शामिल। नहीं, ये भी नहीं। जानते क्यों? इसमें 3 कंट्री ऐसी है ना जो एक दूसरे के बहुत बड़ी दुश्मन हैं, फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन बराबर काम कर रही है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यही एक ऐसी है जिसमें तीनों कंट्री हैं। बाकी और अब बताइए किसमें तीनों हैं? नहीं है, चाइना ही नहीं था अभी तक ब्रिक्स में किसी में। पाकिस्तान नहीं है, और नाम में चाइना नहीं है, और सार्क में चाइना नहीं है, बिमस्टेक में चाइना नहीं है, आसियान में चाइना नहीं है। यही है जिसमें चाइना, पाकिस्तान और इंडिया तीनों हैं, और तीनों दुश्मन हैं, फिर भी रिलेशन चल रही है अभी तक। न्यूक्लियर पावर, इसलिए यूनिक है ये, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अपेक में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। यस, तो इसको क्यों लाया गया यार? एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन के लिए। ओके, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इंडिया मेंबर है? एशिया पैसिफिक, हाँ होगा, इंडिया यस, बिल्कुल गलत है, मुझे से लग रहा था ये ना। बहुत फेमस है, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। हाँ। और जानते क्यों मेंबर नहीं है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो पैसिफिक रिम है ना, पैसिफिक रिम, Yes, yes, उसका got it. उसको जो है ना इंडिया बॉर्डर नहीं करता है, इसलिए इंडिया को हटा दिया गया। जबकि मोदी ने बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं ऐड किया गया इंडिया को। और जानते क्या है? इंडिया का काउंटर पार्ट चाइना इसका मेंबर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चाइना है इसका मेंबर, इंडिया नहीं है इसका मेंबर। अब करंटली इसमें 21 कंट्रीज इसमें हैं, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिसका इंडिया मेंबर है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब देखिए, ये था पैसिफिक वाला, पैसिफिक ओशन, तो फिर ये इंडियन ओशन पे ला गया है कि जो इंडिया को कोटे करते, तो इसमें ऑफकोर्स इंडिया रहेगा ही। अब इसमें जो है ना, चाइना क्यों नहीं रहेगा? पाकिस्तान नहीं है, जबकि पाकिस्तान जो है ना इंडियन ओशन को टच करता है, फिर भी पाकिस्तान नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना है, और म्यांमार है, म्यांमार भी नहीं है, जबकि म्यांमार भी टच करता है इंडियन ओशन को। तो याद ध्यान रखिएगा, दो कंट्री जो टच करती हैं फिर भी नहीं है, वो है पाकिस्तान और म्यांमार। बाकी पूरी कंट्री जो इंडियन ओशन को टच करती हैं, सब कंट्रीज का मेंबर है। केवल 2 ही कंट्री है, पाकिस्तान, म्यांमार, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। ये मैंने जो है ना मैप्स जो है ना अपने प्रॉपर से लिख करके जो है इसको रखा है। पाकिस्तान, म्यांमार, इसी में कंफ्यूज करेगा कैसे करेगा। तो बाकी इसका जो है ना हेडक्वार्टर जो है ना ईवीएन में है, मॉरिशस, 1997 में बना था। फिर आता है इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम। तो ये क्या है? फिर ये भी इंडियन ओशन से है, वो भी इंडियन ओशन से है। नेवल मतलब कि ये आ गया किसमें? ट्रेड में आ गया है। तो इसके जनरल पर्पज क्या था कि लोग जो है ना इंक्रोचमेंट कर रहे हैं दूसरे के टेरिटरी में, जैसे चाइना करता रहता है, तो मतलब रूल बेस्ड आर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब कि फ्री ओपन ओशन में ट्रेड हो, इसके लिए लाया गया था। ये बाइनली होता है। देखिए, एक होता है बाय एनुअली और एक होता है बाय एनुअली, दो में क्या डिफरेंस है? बाय एनुअली में क्या होता है ना, बाय एनुअली में एक साल में 2 बार, और बाय एनुअली में जो ये है 2 साल में 1 बार। समझ रहे क्या? 2 साल में 1 बार होता है। फिर जो है ना, रसिया, इंडिया, चाइना ने मिलकर एक और ग्रुप बनाया, RIC। ये जो है ना वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करने के लिए लाया गया है बेसिकली। कुछ नहीं, जो मन करे वो करो। जानते क्यों? देखिए, जब रसिया का हो गया क्या, डिसइंटीग्रेशन, तो वर्ल्ड क्या हो गया? यूनिपोलर बन गया, केवल यूएसए पावरफुल। तो फिर ये रसिया, इंडिया, चाइना सोचे कि यार यूनिपोलर सही नहीं है यार, मल्टीपोलर बनाओ। ये लाया गया फिर रसिया, इंडिया, चाइना। तो ये बोला जाता है 1998 में बना था। फिर आता है अफ्रीकन यूनियन, आपको पता ही है 55 कंट्रीज हैं। अभी G20 के मेंबर बने हैं। हाँ, और ये 2001 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है ना एडिस अबाबा में है, जो इथियोपिया में है। फिर है मेकांग गंगा कोऑपरेशन, इसमें चाइना मेंबर है? चाइना से तो आती है नदी, चाइना से आते हैं, चाइना मेंबर नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया है? हाँ। कितनी कंट्री इसमें है मेंबर अभी इसमें करंटली? बताइए।
यार बहुत ज़्यादा न्यूज़ मेरा तेलुगु हमारा कोटेशन यार। 7-8 तो होंगे ही। 7-8 नहीं, दोनों नहीं है, 6 है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो बेंटियान में है, लेओस। बेंटियान लाओस। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है, इनको हेडक्वार्टर आपको याद करना पड़ेगा। फिर आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें जो है ना इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। रियाद कहाँ है? रियाद अरेबिया, सऊदी अरबिया, राइट। करंटली इसमें 6 कंट्री हैं और गल्फ को टच करती हैं। इसमें सभी कंट्री हैं, बस एक कंट्री नहीं है जो गल्फ को टच करती भी है। फिर भी जानते कौन? ईरान। इसका रीजन ये है कि राइवलरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान 1981 में बना था ये। अच्छा, ईरान में और बाकी और जो कंट्री है ना उसमें एक डिफरेंस है। क्या? ये सभी मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है। ईरान और दूसरी कंट्री है, इसमें 6। क्या डिफरेंस है बताइए? आपको एक दिन बताया था। मेजॉरिटी ऑफ शिया सुन्नी डिफरेंस। हाँ, ईरान एक ऐसी कंट्री वहाँ पे है जिसमें शिया मेजोरिटी में है और बाकी सभी कंट्री में सुन्नी है, इसलिए। फिर आता है अरब लीग। देखिए, अफ्रीकन यूनियन और अरब लीग अलग चीज़ है। अरब लीग मतलब क्या है? अरब लीग मतलब क्या? कौन सी कंट्री आएंगी? अरब मतलब क्या? ये किसको सिग्निफाई करता है? अरेबियन पेनिनसुला। इजराइल इसमें तो रहेगा ये तो। नहीं, वो तो है, लेकिन मतलब किसको सिग्निफाई? अरब मतलब क्या? अरब अरेबिक लैंग्वेज है, फिर वो पेनिनसुला होगा, अरेबियन कॉन्टिनेंट वाला। ये जो है ना, जो कंट्री मेजोरिटी में अरब बोलती है ना, अरबिक लैंग्वेज, उसकी सबसे पहले। तो इसमें एशिया और अफ्रीका दोनों से आती हैं कंट्री में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इंडिया मेंबर नहीं, चूँकि इसमें इंडिया वाले अरब नहीं बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 कंट्री ऐसी हैं जो अरब बोलती फिर भी मेंबर नहीं है। एक तो ईरान ही है जो हमेशा जो है टांग अड़ाता है, और दूसरा है टर्की भी इसके मेंबर नहीं है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को सपोर्ट करता है दोनों तो हालांकि कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, ईरान और टर्की। इसका हेडक्वार्टर कायरो में है। कायरो कहाँ है? कायरो, इजिप्ट। करेंटली इट हैज़ 22 मेंबर्स। तो ये बोला जाता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये भी इस्लाम की कंट्रीज हैं। इंडिया मेंबर है इसका? है नो, इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेड्डा। जेड्डा कहाँ है? सऊदी अरबिया में है ना। इसका पाकिस्तान मेंबर है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन। लेकिन वो जो नाम था ना वो इंटर कंट्री था, और ये जो है ना इंटर गवर्नमेंटल है। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर इंटर गवर्नमेंटल देगा, चूँकि इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करता है। करंटली इट है 57 और नाम में कितने थे? 120। फिर आता है कॉमनवेल्थ नेशन। इसमें 54 कंट्रीज हैं। 1926 में बना था। हेडक्वार्टर लंदन में है। इसका इंडिया मेंबर है, चाइना नहीं है, राइट। फिर जो है ना 4 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँगा मैं, जो केवल जो है ना, जो ये होता है ना मेरीटाइम ट्रेड है, उसको रेगुलेट करके लाया गया है, मतलब ओशन वाला। तो जैसे एक क्वेड है, एक ऑकस है, इसमें ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस है। फिर एक है 5 आइज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए है। फिर एक है अंजूस मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। आपको इसमें एक कंट्री कॉमन नजर आई होगी, कौन सी? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक कंट्री। हाँ, एक कंट्री। अच्छा, एक कंट्री और कॉमन है। फिर कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन चारों में है, तो ध्यान रखिएगा। और ये मेजोरिटी जानते हैं, ये मेजोरिटी जानते क्या है? मेजोरिटी जो है ना, ये चाइना को काउंटर करने लाई ये चारों ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि चाइना जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रोच कर रहा है ना इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में, तो चारों जो है ना काउंटर करने के लायक है बेसिकली। इम्पोर्टेंट होता है। फिर 3-4 कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर देख लेते हैं। एक तो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया में है। इसमें 15 कंट्रीज हैं, बस याद रखना है। फिर एक है साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, मतलब साउथ अफ्रीका उसका नाम ही है, मतलब जो है ना, मतलब साउथ अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए लाया गया था 1980 में। इसका मेंबर कंट्री इंडिया नहीं है। इसका हेडक्वार्टर बोट्सवाना में है। फिर एक है एंडीज नेशन। एंडीज मतलब कि जो एंडीज माउंटेन को टच करती हैं। एंडीज माउंटेन कहाँ है? साउथ अमेरिका में। इसमें कौन कौन सी कंट्री आएंगी? बोलीविया, चिले, पेरू और कोलंबिया। 4 कंट्री इसमें है। इसका हेडक्वार्टर जो है ना पेरू में है।
फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स, वही कैरिबियन वाली कंट्री है ना। इसका जो हेडक्वार्टर जो है ना न्यूयॉर्क में है। साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए लाया गया था ये लैटिन का ग्रुप है लेकिन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, वेस्टर्न हेजेमनी है ना। फिर देखिए कैरिबियन कम्युनिटी है, यूएस हेजेमनी उसको बोलते हैं। हाँ। फिर देखिए कैरिबियन कम्युनिटी में देखिए क्या है ना कि जो है ना इसमें जो कैरिबियन कंट्री है ना जो है ना 1973 में लाया गया था ये। हेडक्वार्टर जो है ना इसका वहाँ गुआना, जॉर्ज टाउन। फिर एक और है कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका, इसका हेडक्वार्टर जाम्बिया में। इम्पोर्टेंट नहीं, डिटेल इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देखने की हेडक्वार्टर कहाँ है ये इम्पोर्टेंट है बल्कि। मरकुसर, ये सुने होंगे नाम, मरकुसर है, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें साउथ अमेरिका की 4 कंट्री आती हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे। और इसका हेडक्वार्टर जो है ना उरुग्वे में है। और ये 4th लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट है आफ्टर यूरोपियन यूनियन, नाटा और आसियान। ये तीनों मार्केट से लिंक है और ये भी मार्केट से लिंक है। ये 4th नंबर पे आती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो मरकुसर, तो ये जो है ना हमने कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंटल नहीं। इन्वायरमेंटल पहले ही डिस्कस कर चुका है। यानी हम लोगों ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल तीनों एंगल में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। अब बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है।